सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल और आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 3 ऑफ आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस के। तो आज है लोकेशन चेंज हमारी। आज मैं अपने दूसरे घर पे, बेसिकली मेरी बाइक का वॉशिंग सेंटर, यहीं पे मेरी बाइक धुलती है। अभी क्या है, पूरी हर जगह पानी भरा हुआ है, जैसे आपको पता है दिल्ली, गुड़गांव, हर जगह पानी भरा हुआ है। मैं तो खैर जयपुर में रहता हूँ, जयपुर में तो और भी बुरा हाल है, पूरे में पानी भरा हुआ है, पूरी गंदी हो गई थी बाइक। आज बढ़िया आके रगड़ी है, मस्त एकदम साफ़ हुई है। कितने दिनों बाद साफ़ सुथरी बाइक देखने को मिली है, तो मैंने सोचा यार 1 महीना हो गया, अपनी Q&A भी पेंडिंग है, तो चलो फटाफट से आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। उससे पहले भाई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बेबी देओल गेमर नाम से हमारा गेमिंग चैनल है, आप फटाफट से जाके उसको भी सब्सक्राइब करना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उसके ऊपर जा सकते हैं। मंडे से यानी कि 15 जुलाई से उसके ऊपर रात को 8 बजे स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर हम 1-to-1 बात कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो। तो चलो लेट्स गेट इनटू द मेन स्टफ। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन है, शिव व्लॉग्स 2397 सीट कवर कहाँ से लिया? भाई ओरिजिनल है, जो यहाँ से मिला था वही है। प्रो टिप दे रहा हूँ, इसके नीचे आप कुशनिंग वो फोम का एक पैड लगवा लेना, उससे आपकी पिलियन और राइडर दोनों की जो है कुशनिंग मस्त हो जाएगी, एकदम बढ़िया वो हो जाएगा। उसके बाद में आया है इवल प्रिंस 2777। आपने कोशिश की कि यामा से बाइएस्ट होने की, लेकिन N160 वाले के पास नहीं जमेगा। वो N160 बेस्ट लगा, करंट ट्रेंडिंग में है, अभी N160 पूरा मार्केट खाएगा। देखो भाई N160 नो डाउट, अब जो उसका नया मॉडल आया है जिसके अंदर USD फोक्स वगैरह आए हैं, बहुत अच्छी लगती है देखने में। उसकी पूरी ग्राफिक्स भी चेंज कर दी उन्होंने, नो डाउट अच्छी है, मगर कंफर्ट और हैंडलिंग में अभी भी पल्सर जो है वो लैग करती है। उस मामले में आपको FZ ज़्यादा बेटर मिलती है। और देखा जाए तो एक तरह से मोर रिलायबल, तो खैर रिलायबिलिटी का मैं इतना नहीं कहूँगा, मगर हाँ कंफर्ट और हैंडलिंग अभी भी आपको यामा में ज़्यादा बेटर मिलती है। ठीक है, पावर जो है वो आपको N160 में थोड़ी अच्छी मिलती है, ये चीज़ है। उसके बाद में ब्रो मैं इसी को लेने का प्लान कर रहा हूँ, मुझे 2 चीज़ों की कमी लगती है, गियर इंडिकेटर और किक की। भाई देखो गियर इंडिकेटर ऐसा जितना फ़र्क पड़ता नहीं, आप थोड़ा चलाने लगोगे ना आपको आइडिया हो जाएगा आपकी स्पीड और RPM देख के कि भाई मेरी बाइक किस गियर में है। नहीं तो धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड को याद रहता है वो। ठीक है, और दूसरी चीज़ किक की भाई ऐसा सच नीड है नहीं, क्योंकि इसके अंदर अगर आप इसको फर्स्ट गियर में डाल के और फिर रोल करके अपन करते हैं ना स्टार्ट, तो आराम से स्टार्ट हो जाती है, तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। मान लो इनकेस अगर आपकी कभी बैटरी डाउन हो भी गई तो। ठीक है, उसके बाद में आता है विच कलर इज़ बेस्ट। भाई मुझे तो रेसिंग ब्लू सबसे बेस्ट लगता है, पर लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा डुअल टोन सा लुक आता है। ब्लू जो रेसिंग ब्लू, उसके अंदर आपको पूरा ब्लू मिलता है, तो और वो थोड़ा सा ज़्यादा ही शाइनी है, थोड़ा ज़्यादा चटकदार सा कलर लगता है वो किसी को, पर ये कलर भी बहुत अच्छा है। अगर इसके अलावा अगर मैं कोई और लूँ तो मैट ब्लैक जो आता है इसका, वो भी बहुत अच्छा है, और मैट ब्लू तो खैर मेरा फेवरेट है भाई, वो भी मस्त है। ठीक है, FZ और हॉर्नेट में से कौन सा अच्छा है? भाई देखो FZ और हॉर्नेट में से देखा जाए तो हॉर्नेट की बहुत बेसिक लुक आती है, मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं है। इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया एकदम बल्कि सी लुक आती है। ठीक है, और इंजन के मामले में हॉर्नेट ज़्यादा बेटर है। सस्पेंशन की अगर मैं ट्यूनिंग की बात करूँ तो उसके मामले में ये ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसके थोड़े सस्पेंशन हार्ड है। और हाँ मेन तो बस यही चीज़ है। और हाँ हॉर्नेट के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता, इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। उसके अंदर आपको सामने वाला टायर थोड़ा चौड़ा आता है, 110 सेक्शन का आता है, पर इससे थोड़ी सी महंगी है। पर मेरे हिसाब से देखा जाए हॉर्नेट और उसमें अगर कंपैरिजन किया जाए, तो अगर आपको एज कम्यूटर चाहिए तो यही ले लो, अगर आपको थोड़ी पावर और मज़ेदार चाहिए देन गो फॉर हॉर्नेट। उसके बाद में आता है भाई, और भाई जब बाइक ये है RDX टेक्नो फैक्ट 7510, और भाई जब बाइक थोड़ी देर चलाता हूँ आगे से चक साउंड आती है कंटिन्यूसली, शन की आवाज़, ऐसा क्यों? भाई वो ब्रेक पैड फूल गए होंगे आपके, अभी इसके भी अभी फूल गए थे, क्योंकि बारिशों का टाइम है ना, तो मॉइस्चर की वजह से फूल जाते हैं, तो ऐसे शक 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 ऐसे करके आवाज़ आती है। वो डिस्क का गेंज घिसती है ना जब, वो थोड़ी आप चलाओगे ना, लगा लो आप 10-15 किलोमीटर चलाओगे, वो फिर चली जाएगी। उसके में आ रहा है भाई मेरी भी सेम बाइक है, 2000 किलोमीटर चल चुकी है, पता नहीं क्यों एग्जॉस्ट का साउंड बेकार हो गया है, प्लीज़ बताओ इसका मेन रीज़न। भाई मेरा तो अभी भी वैसा ही है जैसा मैंने लिया था तब, इसकी फायरिंग भी बिल्कुल सेम वैसी है, सेम ही आवाज़ आती है, तो मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत हुई नहीं। मे भी आपकी कंबसन चेम्बर में कोई दिक्कत हो, क्या पता। ये क्या बात है भाई, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने कहा डुअल चैनल ABS है, हमने मान लिया, गाड़ी ब्लैक मनी से लिया क्या, यूज़ इंटरनेट। भाई देखो अब मुझे एक बात बताओ ना, मेरी अगर बैटरी की दुकान है, मैं आपको आके बोलूँ कि भाई ये मैंने पहले भी बोला था अपने उसके अंदर कि उसके ऊपर लिखा हुआ 200 एम्पियर है, मैं आपको बोलूँ जी 250 एम्पियर है, ले जाओ, आप तो मेरा भरोसा करोगे ना। और इसके ऊपर तो कहीं लिखा भी नहीं हुआ कि सिंगल चैनल ABS है, तो उसने बोला कि भाई अपडेट हुआ है इसलिए मैंने मान लिया। अब जाहिर सी बात है यार, आप शोरूम जाओगे, जो वो बोलेगा आप तो वही मानोगे ना। अब टाटा के शोरूम गया था मैं हैरियर बुक करने के लिए, वो मेरे को कहता है 10 एयर बैग है इसके अंदर, वो तो पॉसिबल ही नहीं है 10 एयर बैग, तो 6 आते हैं। वो भाई साहब पिलर के अलग अलग गिना रहे थे, कह रहे थे 10 एयर बैग है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये चीज़ है, जो चीज़ डेफिनेटली पता होती है ना उसके ऊपर तो आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। अब जो चीज़ के आप वो श्योर ही नहीं हो, हालांकि इसकी साइड पे भी सिंगल चैनल ABS लिखा था जब मैं लेने गया था, बट मेरे को लगा मे भी क्या पता अपडेट कर दिया हो, पर देखो ऐसा जितना कुछ खास फ़र्क पड़ता है नहीं। ठीक है, उसके बाद में करते हैं FZS वर्जन 4 बेटर है एक्सट्रीम 125R इन एवरी एस्पेक्ट्स। भाई देखो मैं तो FZ ही कहूँगा, क्योंकि इंजन इसके अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादा पावर मिलती है आपको एक्सट्रीम से, थोड़ी सी ज़्यादा, इतनी वो नहीं है। दूसरी चीज़ यार एक्सट्रीम
या देखो हीरो की गाड़ियाँ ना मैंने ज़्यादा चलाई नहीं है, इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है। और मैंने एक्सट्रीम 125R की टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली थी, पर मेरे दोस्त ने ली थी, वो कह रहा था पल्सर से ज़्यादा अच्छी है वो चलाने में। तो अब क्या सीन है तो मुझे पता नहीं। ठीक है, उसके बाद में है, मैं आज ही यामा का शोरूम गया था तो सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बोला डुअल चैनल ABS है। भाई मत मानना उसकी, मधुर गुप्ता 3843, अगर आपको कोई भी यामा का एग्जीक्यूटिव बोले वहाँ का सेल्स की भाई डुअल चैनल ABS आता है, मत मानना, सिंगल चैनल ही आता है इसके अंदर, डुअल चैनल अब तक नहीं आया है। जब तक इसकी ऑफिशियल साइट पे अपडेट ना हो तब तक मत मानो। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसकी ऑफिशियल साइट का, यामा की इंडिया की। ठीक है, जब तक उसमें नहीं लिखा आ रहा कि डुअल चैनल ABS है तब तक डो नॉट बिलीव योर सेल्स एग्जीक्यूटिव। वो बाइक बेचने के लिए आपको बोल देगा डुअल है पर है सिंगल ही इसमें। उसके बाद में मेरा RTR लेने का ज़्यादा मन कर रहा है, ऑल्दो लुक्स और ईजीनेस में FZ बेटर लगी मुझे, आप अपने व्यूज़ दो। भाई देखो RTR से तो फार बेटर है। देखो हैंडलिंग बकवास है उसकी, ठीक है, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। ना तो उसकी हैंडलिंग अच्छी है, ना वो गाड़ी स्टेबिलिटी अच्छी है उसकी, वैसे स्विंग होती है चलते हुए, ऐसे पीछे वाली सीट यूँ 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 होती है उसकी, बिल्कुल मज़ा नहीं आता उसके अंदर। स्टेबिलिटी नाम मतलब बिल्कुल बकवास है RTR इस मामले में। तो भाई मैं तो आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप TVS की गाड़ी लो, क्योंकि मुझे पर्सनली तो सबसे बेकार हैंडलिंग लगती है उसकी। यामा ले लो, होंडा ले लो, बजाज ले लो, ये तीनों कंपनी बहुत अच्छी है फिलहाल। अगर आप और ज़्यादा जा सकते हो, कावासाकी तो खैर तो बहुत ही महंगी चीज़ होगी, पर अगर आप नॉर्मल भी लोगे ना तो बजाज, होंडा एंड यामा, ये 3 कंपनी मैं रेकमेंड करूँगा कि बहुत अच्छी है। I bought this bike last week in second hand. I had drove 150 km without stopping on top speed, 106 km. Stability is excellent. There is not even small vibration in bike. We feel lag in power between 60 to 80 kmph. भाई देखो 70 तक तो मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अभी मैं मोटो व्लॉग भी अपलोड करूँगा, उसके अंदर मैंने एक ओवरटेक किया था, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई 70 बहुत आराम से चली जाती है। 70 के बाद हाँ उसके बाद में लैग करती है। अब जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ 120 125 जाती है, भाई नहीं जाती। तो फिर तुम्हारा शरीर ही लकड़ियों से बना हुआ है, मतलब बिल्कुल ही पतले दुबले ऐसा होगा कोई वो 60-70 किलो का आदमी। बाकी नॉर्मल जो वेट होता है एक ठीक ठाक से अडल्ट का, उसका 80-85 प्लस के आसपास ही रहता है इंडिया में। तो उस हिसाब से इतने वेट के साथ में ना भाई हार्डली 110 जाती है बस मैक्स। मैं इसको 105 लेके गया हूँ अब तक हाईएस्ट। उसके ऊपर तो खैर जगह ही ख़त्म हो गई थी, पर अगर मैं पुल करता ना तो मैक्स टू मैक्स 110-111 चली जाती, उसके ऊपर नहीं जाएगी ये। ठीक है भाई, ऑन रोड प्राइस क्या है इसका? भाई देखो जयपुर में तो 1,61,000 हो गया है, पहले 1,60,000 था, 1,61,000 हो गया। जब मैंने ली थी 1,60,000 तब 61 हो गया है। ठीक है ब्रदर, 2 लाख तक में कौन सी बाइक लेना अच्छा रहेगा, सजेस्ट कर दो प्लीज़। इन दोनों बाइक को छोड़कर दूसरा सजेस्ट कर दीजिए प्लीज़, बहुत कन्फ्यूजन है। ये आया है भाई पल्सर N160 वर्सेस FZS वर्जन 4 पे। हाँ तो भाई इन दोनों के अलावा ठीक है भाई MT एक सबसे पहली चॉइस मेरी तो वही रहेगी, पर उसके अंदर सीट की दिक्कत पड़ती है। तो अगर आपको सीट की दिक्कत है देन यू कैन गो फॉर NS200, वो भी बहुत अच्छी बाइक है, बजाज पल्सर NS200। और अगर वो भी आपको पसंद नहीं है देन यू कैन गो फॉर होंडा हॉर्नेट, वो बाइक भी बहुत अच्छी है। तो ये 3 बाइक मैं कहूँगा कि अच्छी है। ठीक है, N160 जो N सीरीज़ है ना बजाज की, उसके पास मत जाना, क्योंकि अगर आपको पिलियन के साथ राइड करना है ना तो उसके अंदर पिलियन है ना ऐसे आगे को लेटा ही होता है राइडर के ऊपर, वो ऐसा सा एंगल बनता है, उसके ऊपर पूरा वजन आता है, तो इसलिए वो अवॉइड करना। NS सीरीज़ अच्छी है ठीक है इस मामले में। साई 8887 ये FZS वर्जन 4 वर्सेस वर्जन 3 का जो मैंने कंपैरिजन डाला था भाई, वर्जन 3 एंड वर्जन 4 में हाइट डिफरेंस है क्या, प्लीज़ रिप्लाई करो। मैं सोच रहा हूँ कौन सी बाइक लेने के लिए, मैं शॉर्ट राइडर हूँ। अच्छा शॉर्ट राइडर भाई, तो आई एम अज्यूमिंग आपकी हाइट होगी ऑलमोस्ट 5'4", 5'6" के आसपास। ठीक है, तो भाई उसके हिसाब से मेरे ख्याल से थोड़ी सी ऊंची रहेगी भाई, क्योंकि 780 mm सीट हाइट है इसकी। वर्जन 4 की भी इतनी है, वर्जन 3 की भी सेम है। और अगर आपकी ये हाइट है तो थोड़ी सी ऊंची रहेगी आपकी, मतलब आपके पैर है ना ऑलमोस्ट लगा लो ऐसे करके आएंगे ज़मीन पे, क्योंकि मेरा दोस्त है वो 5 फुट 6 इंच है, तो वो बैठता है जब इसके ऊपर ऐसे करके पैर आते हैं उसके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो मतलब ठीक रहेगी, चला लोगे, इतनी दिक्कत आएगी नहीं। और दूसरी चीज़ भाई, दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं तो वर्जन 4 ही कहूँगा, क्योंकि 10-12 हज़ार और डाल के आपको LED आपकी टेल लाइट मिल जाएगी, LED इंडिकेटर्स आ जाएंगे आपके पास में, बड़ा बहुत अच्छा सा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाएगा। वर्जन 3 में तो छोटू सा आता है, इतना अच्छा भी नहीं लगता, तो इसलिए मैं तो आपको वर्जन 4 ही रिकमेंड करूँगा। बाकी अगर आपको वर्जन 3 की लुक ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप वो भी ले सकते हैं। भाई मैंने लास्ट संडे ली FZS, सब बढ़िया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब डाउन शिफ्ट करता हूँ तब कभी कभी डाउन शिफ्ट नहीं हो रहा। अप शिफ्ट परफेक्टली वर्क कर रहा है, बस डाउन शिफ्ट दिक्कत देता है। 10 में से 3 बार हो रहा है। आई थिंक इंजन न्यू है इसलिए हो रहा होगा, आपका क्या ओपिनियन है? भाई देखो मेरे साथ में भी ये चीज़ हो रही थी, जब तक इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई थी ना, जब मैं डाउन शिफ्ट करता था तो अटकते थे गेयर,
जैसे मान लो अगर मैं 4th पे हूँ ना और मैंने ब्रेकिंग करी, उसके बाद में मैं डाउन कर रहा हूँ तो डाउन ही नहीं होता है, तो वो हल्का सा क्लच छोड़ना पड़ता था, फिर नीचे टक करके ऐसे डाउन होता था, तो वो दिक्कत आती है इसके अंदर शुरुआत में। अभी फर्स्ट सर्विस हुई, उसके बाद में ऑलमोस्ट कम सी हो गई। अब आप लगा लो अभी इसकी सेकंड सर्विस के लिए जाने वाला हूँ मैं कल या परसों में। आज क्या शायद 12 तारीख है ना, 13-14 तारीख को होगी इसकी अभी सेकंड सर्विस। 4 महीने हो गए हैं क्योंकि इसको, तो अभी तक फ़िलहाल हार्डली 3 या 4 बार मेरे साथ में हुआ होगा ऐसा। वो भी तब जब मैं काफ़ी मतलब 50-60 चल रहा हूँ और फिर मैं एकदम से स्लो पे आता हूँ, तो उसके बाद में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट अब बहुत कम हो गया है। हार्डली अब 100 में से 3-4 बार होता है, तो ये चीज़ है। तो फर्स्ट सर्विस के बाद में आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी, ठीक है। थोड़ा इंजन चलेगा ना, वो सेट हो जाएगा फिर मामला सारा। उसके बाद मैं नॉट श्योर बट लिटिल आई नो वर्जन 4 गॉट स्लिपर्स क्लच टू, बट इन माई ओपिनियन वर्जन 3 लुक मच बेटर फ्रॉम फ्रंट। अच्छा, ये उनका ही है जिन्होंने पूछा था हाइट डिफरेंस वाला। ओके भाई, स्लीपर क्लच नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको कोई कह रहा है ना स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आता है, भाई नहीं है इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फ्रंट से वर्जन 3 लगती है तो वो ले लो आप। मैं तो बस ये कह रहा था कि भाई आपको अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, LED इंडिकेटर, LED टेल लाइट, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। बाकी तो खैर इट इज़ योर चॉइस, है ना। ब्रो FZS वर्जन 3 में LED इंडिकेटर्स और FZS वर्जन 4 का मीटर लगा सकते हैं क्या? भाई LED इंडिकेटर तो लग जाएंगे, वो तो आपको यामाहा से ही लगवा सकते हो आप, उनके पास में होते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेरे ख्याल से नहीं लगेगा, ठीक है। भाई मेरी सैलरी 20K है, क्या मुझे ये बाइक EMI पर ले सकता हूँ क्या? भाई 20K, अब देखो आपको डाउन पेमेंट इसके लिए मिनिमम जहाँ तक मेरा ख्याल है 10-15 हज़ार तो करनी पड़ेगी। हाँ वैसे ले सकते हो आप, पर ये है कि उसके अंदर आपकी जो मंथली EMI है वो काफ़ी बनेगी आपकी, मेरे ख्याल से 6 से 7 हज़ार रुपये बनेगी, डिपेंडिंग आप कितने टर्म का लेते हो। अगर आप मेरे ख्याल से हाईएस्ट 4 साल का होता है इसके अंदर, 48 मंथ्स का, अगर आप वो लेते हो तो आपकी, अगर आप 10-15 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट करते हो तो आपकी काफ़ी अच्छी खासी वो बनेगी EMI पर मंथ की। ऑलमोस्ट आप लगा लो 6 से 7 हज़ार रुपये की बनेगी, तो ये रहेगा। उसके बाद में है प्लीज़ क्लियर कन्फ्यूजन FZS वर्जन 3 FZS वर्जन 4 विच इज़ वैल्यू फॉर मनी, इज़ देयर एनी डिफरेंस विद माइलेज, शुड आई गो फॉर अनदर ऑप्शन लाइक पल्सर N150, अपाचे RTR 160, होंडा SP 160, हाईवे सिटी विलेज मिक्स ड्राइविंग, आई एम सेंसेबल ड्राइवर। ओके भाई देखो, अगर आपका ये FZX शायद पूछ रहे थे आप पहले वाले में, तो FZX FZS वर्जन 3 और FZS वर्जन 4। भाई देखो, अगर आप सिटी हाईवे और विलेज इसकी अगर आपको चलानी है तो मैं आपको कहूँगा FZX लो, क्योंकि उसके अंदर आपको जो आपका टैंक है वो मेटल आता है, तो बजेगा नहीं जल्दी, ठीक है। और उसके अलावा आपने पूछा है शुड आई गो फॉर एनी अदर ऑप्शन लाइक पल्सर N150, अपाचे RTR 160। भाई अपाचे RTR 160 तो हटा दो बिल्कुल ही, ठीक है। होंडा SP 160 अच्छी बाइक है, और उसके अलावा आप अगर पल्सर N150 के लिए जा रहे हो तो आप वो भी जा सकते हो, ठीक है। ये दोनों बढ़िया बाइक है, पर अपाचे के लिए मत जाना मेरी मानो तो, ठीक है। पल्सर N150 इज़ गुड और SP 160 भी अच्छी है, पर FZX जो है वो सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि उसके अंदर आपको पूरा मेटल टैंक मिलता है, तो आपकी वो जो बजने वाली दिक्कत है वो उसके अंदर बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी, और थोड़ी सी आपको रेट्रो लुक भी मिल जाएगी। और माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो भाई सबसे ज़्यादा माइलेज तो आपको इनमें से मिलेगा इसके अंदर ही 55 प्लस मिलेगा। मेरे को अभी 56-57 का दे दिया है, ठीक है। तो आपको सबसे बढ़िया माइलेज तो इसी में मिलेगा। बाकी SP 160 में भी आपको 50 तो आराम से दे देगी वो भी, ठीक है। N150 भी ऑलमोस्ट 50 दे देगी, क्योंकि N160 का तो खैर कम है, उसमें 40 ही आता है। तो 50 में आप लगा लो 10-12 kmpl का और लगा लो, 50-52 का देगी, पर माइलेज आपको सबसे ज़्यादा ये या FZX ही देगी। उसके बाद में है ब्रो नाइस रिव्यू बट अ लिटिल कंफ्यूज बिटवीन N250 वर्सेस दिस लाइक यू। भाई देखो, दोनों वैसे तो बिल्कुल ही अलग सेगमेंट है, वो अलग सीसीज़ है, वो 250 सीसी आती है, ये 150 सीसी में आती है, तो ऐसा कोई कंपैरिजन तो नहीं है। बट अगर कंफर्ट वगैरह से देखा जाए, माइलेज से देखा जाए तो ये बेटर है। इतना बड़ा इंजन अगर आपको सिटी में चलाना है तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद में FZS वर्जन 4 का मीटर कंसोल नहीं है, तो हो गया ऑलरेडी, ये भी हो गया, ठीक है। हेलो ब्रदर व्हाट इज़ योर हाइट? भाई माई हाइट इज़ 6 फुट 1 इंचज़, ठीक है। उसके अंदर भाई माइलेज अच्छा किसका, FZS वर्जन 4 या N160? भाई वर्जन 4 का बहुत बेटर है, N160 में आपको 40-45 मिलता है, या आपको 55 आराम से दे देगी, ठीक है। हेलो भाई, मेरा भी सेम साइड पर थोड़ा सा गैप है, डीलर वालों ने बोला था एक साइड पर थोड़ा सा हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ भाई, मेरा भी अभी उतना ही है, और मेरे को कहीं पैनल गैप नहीं आया, बस जो मेरे यहाँ पे है ना, जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, बस वही है, उसके अलावा और कोई भी नहीं आया, ठीक है। 1 महीना भर हो गया ऑलमोस्ट। प्रो बेसिक मेंटेनेंस क्या करना चाहिए FZS वर्जन 4 के लिए टू कीप बाइक बेटर फॉर लॉन्ग टर्म?
उस पर एक वीडियो बना दो। भाई देखो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते रहो, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो क्लच है उसकी भी प्रॉपर आप ध्यान रखो, आप ढंग से शिफ्टिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर आपकी क्लच प्लेट बर्न हो गई तो उस वजह से आपका जो माइलेज है बाइक का वो बहुत गिर जाता है, आपका सारा पिकअप ख़राब हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, टाइम टू टाइम आप ऑयलिंग कराओ इसके अंदर, जैसे चेन वगैरह की ऑयलिंग है, क्योंकि चेन ख़राब हो जाती है फिर वो दिक्कत होती है, तो टाइम टू टाइम आप वो कराओ। बेसिकली जितना आपको इंटरवल यामा देती है ना सर्विस की, आप बिल्कुल उसके अंदर प्रॉपर सर्विस सेंटर पे जाके सर्विस कराओ। आई नो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, 1500 से 2000 तक जाती है, ठीक है, अगर फ्री सर्विस नहीं है तो, पर लेकिन उसके अंदर आपकी बाइक बहुत बढ़िया हो जाती है। 6 महीने के लिए आपको और कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको बर्निंग स्मेल आती है इसमें चलाते वक्त हेड पार्ट से, लाइक टायर और रबर जलने जैसी, क्योंकि मेरी हाँ भाई आती है इसके अंदर, जब लंबी चल के आती है ना ये, और थोड़ी सी मतलब ऐसा ऊपर नीचे चलता है मामला कि 50-30 50-20 ऐसा करके, तो हाँ बर्निंग स्मेल आती है इसके अंदर थोड़ी सी। वो भाई हर यामा की बाइक में आती है, जो इसके पहले SZ थी मेरे पास में पहले, उसके अंदर भी ये स्मेल आती थी, तो ये स्मेल आती है। बेसिकली ये गर्म हो जाता है ना वो, तो थोड़ी सी ऐसी स्मेल आती है इसके अंदर, तो ये चीज़ है, आती है भाई इसके अंदर स्मेल आती है थोड़ी सी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं आती कि बहुत चलाते हुए नहीं आएगी आपको, आप जैसे चलाओगे ना फिर रोकोगे और फिर पास में जाओगे इसके इंजन के, तो फिर आपको बर्निंग स्मेल आएगी, ऐसा होता है। अपाचे 160 4V and N160 आर फार सुपीरियर टू दिस बाइक, नॉट हैविंग डुअल चैनल ABS इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस बाइक अपार्ट फ्रॉम इंजन पावर। भाई देखो उसके बाद में लिखा है, आई डोंट नो अबाउट राइड क्वालिटी बिकॉज आई हैवंट राइड FZ बट कम्फर्ट वाइज अपाचे 4V इज़ वेरी गुड। भाई बकवास है अपाचे 4V, इसको चला के देखो एक बार, TVS की सारी गाड़ियाँ भूल जाओगे, एक बार यामा की स्कूटी चला लोगे ना तो भूल जाओगे। जो जुपिटर इतनी लेते हैं ना लोग, पता नहीं क्या लेते हैं उसके अंदर, गोबर स्कूटी है वो, एक नंबर की, कुछ भी नहीं है उसमें, बकवास है एक नंबर की। यामा की कभी गाड़ियाँ चला के देखना भाई, आपको प्रॉपर कंफर्ट और हैंडलिंग क्या होती है ना पता चलेगा, ठीक है। और अपाचे 160 4V तो भाई मैं मान ही नहीं सकता, N160 मैं कहता हूँ भाई बेटर है इससे, अगर आपको अच्छी पावर चाहिए तो फिर इससे बहुत बेटर गाड़ी है वो, ठीक है। पर हैंडलिंग और कंफर्ट के मामले में ये ज़्यादा अच्छी है उससे। अपाचे 160 4V का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो बेकार है भाई, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है भाई। PPF कहाँ से लूँ टैंक का? भाई आप सर्च कर लेना बाइक लैमिनेशन के नाम से, आपको मिल जाएगा कोई ना कोई, या कोई कार पे PPF करता होगा, मोस्टली वो कर देते हैं, बाइक पे भी मना नहीं करते, तो आप वहाँ से करा सकते हो। उसका लिखा है, ब्रदर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से यामा का शोरूम 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो इस बाइक की सर्विस नॉर्मल किसी सर्विस शॉप पर हो जाएगी क्या? भाई देखो वैसे तो हो जाएगी, ऐसे दिक्कत होगी नहीं, बस आप अच्छे ब्रांड का इंजन ऑयल वगैरह लगाना, और ऑयल फिल्टर वगैरह जो है वो भी आपको इसका मिल जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम से चला रहा है इंजन, काफ़ी कॉमन है, तो आपको ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम होगी नहीं, आप बाहर भी करा सकते हो। भाई बैटरी ड्रेन जल्दी होती है क्या ब्लूटूथ कनेक्ट करने से? नहीं भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। भाई मुझे लेना ये बाइक बट आई एम कन्फ्यूज बिटवीन हीरो एक्सट्रीम 160R एंड दिस FZ, प्लीज़ रिप्लाई मी सून, आई हैव टू परचेज। भाई देखो एक्सट्रीम 160R में पावर बहुत बढ़िया मिलती है, अगर आपको पावर ओरिएंटेड बाइक चाहिए गो फॉर एक्सट्रीम, अगर आपको कंफर्ट माइलेज एंड रिलायबिलिटी ज़्यादा चाहिए देन गो फॉर यामा। उसके बाद में है भाई ब्रेकिंग का थोड़ा बताना, सिंस दिस डज नॉट हैव डुअल चैनल ABS आई एम रिकन्सिडरिंग माई डिसीजन, मुझे मुझे ये लेना था बट जस्ट बिकॉज डुअल चैनल ABS नहीं है आई एम कंसिडरिंग MT, इज FZ इज ब्रेकिंग गुड सो दैट आई कैन कंसिडर इट। भाई देखो ब्रेकिंग अच्छी है इसकी, ठीक है, ऐसा व्हील स्लिप टाइप की दिक्कत मेरे को तो अब तक कोई फील हुई नहीं है इसके अंदर, है ना। और देखो ब्रेकिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो इसके डिस्क का साइज़ वगैरह वो सारी चीज़ें आपको सेम मिलती है, MT में भी यही साइज़ मिलता है आपको, और FZ में भी आपको यही साइज़ मिलता है। सामने आपको 282 mm की डिस्क मिलेगी विद ट्विन पिस्टन कैलिबर, पीछे 220 की मिलेगी विद सिंगल पिस्टन, तो उसके अंदर दिक्कत नहीं है। डुअल चैनल ABS में ये यार कि कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेक लॉक हो जाता है, मगर मेरे साथ में अभी तक ये दिक्कत हुई नहीं है ऐसी, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है तो वो भी थोड़ा बहुत आपकी हेल्प कर देता है, बट हाँ डुअल चैनल ABS इज़ ऑलवेज बेटर, तो अगर आप MT ले सकते हो देन गो फॉर MT, ठीक है, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा। उसके बाद में है भाई ये शोरूम में ठीक नहीं होता है पैनल गैप। भाई देखो ये क्या है, इसका जो वो है ना, पता नहीं, वो कहते हैं कि सर हम ट्राई करेंगे, तो थोड़ा बहुत टाइट करते हो, थोड़े दिन के लिए सही हो जाते हो, फिर से नीचे आ जाता है, तो ये दिक्कत होती है, बट हालांकि कोई इतना बड़ा गैप आता नहीं है, तो इसलिए इतनी दिक्कत होती नहीं है। मेरा FZS वर्जन 4 में मुझे बिल्ड क्वालिटी बकवास लगी, टैंक पैनल महीने भर में खिसक गया। भाई देखो थोड़ा सा खिसकता ही है, क्योंकि फाइबर की चीज़ है, तो आपको इसको टाइम टू टाइम थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेंटेन यार आपको खुद भी करनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने आपको पल्सर में भी दिखाया था, मेरी जो टैंक पैनल वाली वीडियो, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करके देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था भाई, उसके अंदर भी गैप आते हैं, अगर आप उसको टाइम टू टाइम टाइट करते रहो ना तो फिर चीज़ें सही रहती है। ये हर गाड़ी में दिक्कत आती है, सिर्फ इसकी दिक्कत नहीं है। अगर ये आप कोई मेटल बॉडी की गाड़ी भी लोगे ना तो उसके साइड वाले पार्ट्स तो मोस्टली फाइबर ही आते हैं, आजकल तो सिर्फ टंकी आती है मेटल की, आती भी है, तो ये भी डीले हो जाते हैं, तो उसको भी टाइम टू टाइम टाइट थोड़ा करना पड़ता है हमें,
या सर्विस वाले क्या आप बोल दो कि भाई थोड़ा सा कर दे इसको सही, तो करके दे देगा आपको। भाई जॉब करता हूँ, जाऊँगा तो लेने वाला हूँ, क्या ये बाइक लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है? मिडिल क्लास फैमिली के लिए इसकी बिल्ड क्वालिटी इशू है। भाई देखो, एक तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप ये बाइक लेने जाओ ना, तब एक बार अच्छे से PDI करना है इसका, ठीक है? क्योंकि क्या है, कभी कभी जब बाइक वहाँ से आती है ना अपने फैक्ट्री से, तब भी उसके अंदर थोड़े से पैनल गैप्स होते हैं। तो आप कोशिश करना कि आप वो वाला कलर ना लो। अगर आपके फेवरेट कलर में नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं भाई, स्विच कर लो आप। पर लेकिन क्या नई गाड़ी में ऐसी चीज़ होती है ना, तो बड़ा बुरा लगता है। अब जब मैं ये लेने गया था, अच्छे से PDI करा था। ये जो इसके अंदर पैनल गैप है ना, ये तब नहीं था इसके अंदर, ठीक है? बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी बाइक थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको ओके किया था। उसके बाद ही मैंने इसको रजिस्टर करवाया था, ठीक है? तो अब ये एक चीज़ करना। और भाई रिलायबिलिटी के मामले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। इंजन आज से नहीं, कब से चला आ रहा है। मेरे तो एक बार ऑलरेडी और यूज़ कर चुका हूँ इसको मैं SZ में, तो हमें कोई भी मेजर इशू उसके अंदर भी आज तक नहीं आया था, और इसके अंदर तो खैर अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो इंजन के मामले में और रिलायबिलिटी के मामले में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है इस बाइक में, ठीक है? फैमिली के लिए भी अच्छी भाई, सीट अच्छी है, चौड़ी है, आपको अच्छा खासा एरिया मिलता है बैठने के लिए। अगर आपकी वाइफ वगैरह भी बैठती है, जैसे मोस्टली एक साइड पैर करके बैठती है, तो आराम से बैठ जाओगे। साड़ी गार्ड आपको मिलता है इसके साइड में, फिर आपका जो फुट रेस्ट होता है वो आप यहाँ से लगवा सकते हैं। तो कंफर्टेबल रहेगी भाई बाइक फैमिली के लिए भी। बिल्ड क्वालिटी के मामले में थोड़ा सा जब आप लो, उस टाइम पे थोड़ी सी आप PDI कर लेना। अगर आपको तब पैनल गैप दिखे तो आप मना कर देना कि भाई मेरे को ये नहीं चाहिए, आप चाहे मुझे दूसरा कलर दे दो, पर मैं ये बाइक नहीं लूँगा, ठीक है? क्योंकि यार आप पैसे दे रहे हो, यू आर द कंज्यूमर, यू कैन चूज़। भाई मेरे को नहीं लेनी, कैंसिल करके ये बुक कर दो, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन ये नहीं लूँगा मैं, बस सिंपल सी बात है। ओके, सो वी आर फिनिश्ड विथ ऑल आर क्वेश्चंस। तो अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका हाथ के हाथ रिप्लाई कर देता हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और मुझे कमेंट्स में बताना कि भाई आपको और क्या क्या वीडियोस देखनी है। अभी इसकी मोटो व्लॉग हम स्टार्ट कर देंगे, इसके बाद से अपने मोटो व्लॉग आने स्टार्ट हो जाएंगे। और गेमिंग चैनल को यार ज़रूर जाके सब्सक्राइब करना, बेबी देओल गेमर के नाम से है वो, ठीक है? उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है? आप उसको जाके सब्सक्राइब ज़रूर करना। 15 जुलाई शाम को या रात को 8 बजे से हम लाइव आना शुरू हो जाएंगे। डेली लाइव स्ट्रीम किया करेंगे, 1 to 1 मिलेंगे, बातचीत होगी। आपका कोई क्वेरी होगा आप मेरे से पूछना, मेरा कोई जवाब होगा मैं आपको दूंगा, ठीक है? तो मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।